पे एक बार और हम सोच रहे हैं कि आपको कोशिश कर लें दिखाने की। वो स्मॉल वाला भी काफ़ी अच्छा है जिसका नाम अपन ने लुल्ली रखा है। काफ़ी कुछ मैक्सिमम उसमें क्लियर हो जाता है, बट अगर डिटेल में जाना है अपन को कहीं किसी की भी चीज़ की तो फिर अपन को ये बड़ा वाला स्केलेटन यूज़ करना पड़ेगा। पता नहीं क्या होता है ये स्केलेटन। ओके, सो दिस इज पार्ट 2 CNS का, CNS कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली। तो कल अपन ने ये सब पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है, रिफ्लेक्स क्या होता है, इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं कहीं वापस जा रहा है, ब्रेन तक सिग्नल भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब ये प्रोसेस एंड हो जाता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन एंड हो जाता है, तो फिर उसके बाद ब्रेन के पास भेज देता है वो सिग्नल कि मैंने ये कर दिया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बता देता है कि मैंने यहीं से ये आया था रिफ्लेक्स और ये मैंने वापस भेज दिया। तो मतलब ब्रेन को कई बार आपके साथ भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए होंगे जहाँ आपको लगा होगा कि अबे ये मैंने कैसे कर लिया, ये हाथ मैंने कैसे हटा लिया, या ये गोल सेव कैसे कर लिया मैंने। थोड़ी देर बाद समझ में आता है वाह यार कमाल कर दिया, मतलब जो है एकदम। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। इसके बाद अपन आ गए थे एक और थोड़ा सा देखना पड़ेगा अभी एक बार और। कल जो मुझे वो नहीं मिल रहा था, अपना क्या, मेरा खुद का तो है नहीं वो। ठीक है, मेडिसिन में MBBS में फर्स्ट ईयर में क्या होता है, स्टोरी है, अच्छी नहीं लगे तो आगे कर देना। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि यू हैव टू गो थ्रू एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में होती है। तो उसमें आपके पास एक पूरा बोन सेट होना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियली तो जो पहले ज़माने में जो चीज़ होती थी वो ये होती थी कि ओरिजिनल बोन सेट जो कैडेवर्स का निकलता था वो लोग यूज़ करते थे। हमने मैक्सिमम उसी से पढ़ा है, बट उसके बाद अब बिल्कुल वैसे के वैसे ही स्ट्रक्चर में एक पूरा बोन सेट मिलता है। दैट्स वेरी एक्सपेंसिव, मतलब वेरी एक्सपेंसिव इन स्टूडेंट लाइफ। अभी अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वो अपने पास है। उस पर एक बार और हम सोच रहे हैं कि आपको कोशिश कर लें दिखाने की। वो स्मॉल वाला भी काफ़ी अच्छा है जिसका नाम अपन ने लुल्ली रखा है। काफ़ी कुछ मैक्सिमम उसमें क्लियर हो जाता है, बट अगर डिटेल में जाना है अपन को कहीं किसी की भी चीज़ की तो फिर अपन को ये बड़ा वाला स्केलेटन यूज़ करना पड़ेगा। पता नहीं क्या होता है ये स्केलेटन। ठीक है, तो भाई साहब ऐसा दिखता है। ठीक है, इधर से दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। इस टाइप का है, ये खोपड़ी ऐसे ही जुड़ जाएगी। ठीक है, इस पर सब मार्किंग करके रखी हमने पढ़ाई के टाइम की, वो तुम लोग के काम की नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से दिखता है। अब जैसे ये है तो तुम लोगों को दिख ही रहा होगा, यहाँ से ये दो आई बॉल्स हैं। वो तुम लोगों को डायग्राम याद होगा जो इस साइड दिखाया था, पूरी क्रेनियल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स दिख रही थी उसमें। तो ये अपनी आई बॉल्स हैं। ये आई बॉल से स्ट्रेट ये जो छेद दिख रहा होगा ना, दिख ही रहा होगा, यहाँ से सीधा पीछे जाता है, पीछे सेरेबेलम तक जाता है। पीछे सेरेबेलम क्या था, अपना हाइंड ब्रेन था। अगर इसमें तुम लोग देखोगे, ज़रा गौर से दिखाएं, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा फोर ब्रेन रहेगा, यहाँ पीछे ये सेरेबेलम रहेगा और ये यहाँ पे मिड ब्रेन रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे मिड ब्रेन रहेगा। एक और चीज़ होती है ये जो दिख रही है तुम लोगों को, ठीक है, इसको सेला टर्शिका बोलते हैं, जिसके अंदर अपना पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, अगर आपने स्कूल में पढ़ लिया थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। नहीं आया समझ में या नहीं पता अभी, तो आ ही रहा है अभी कोऑर्डिनेशन वाले हार्मोन वाले चैप्टर क्या, इसी चैप्टर का हार्मोनल पार्ट जो है उसमें आ ही रहा है, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और बता देंगे वो पढ़ाते वक्त। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहती हैं। काफ़ी कुछ बहुत ईजी हो जाता है, जस्ट एक स्केलेटन आपके सामने आ जाता है तो इमेजिन करना बहुत ईजी हो जाता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, वट एवर आई एम टीचिंग यू, वट एवर आई एम ट्राइंग टू टीच यू, उसको इमेजिन करते चलो, एक इमेज बनाते चलो, बहुत ईजी हो जाएगा बायोलॉजी समझना। अगर बिना इमेज के सोचते रहोगे आउट ऑफ नोवेयर कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियोस को कोशिश करेंगे शॉर्ट करने की, कोशिश करने के बाद भी 40 मिनट्स की तो एक पार्ट बन ही रहा है, 40-45 मिनट्स का, 4-5 मिनट अपन हंसी मजाक करते हैं उसमें। तो अब अगर अपन फाइनली आ जाएं, कल अपन ने पूरा CNS रिवाइज कर लिया था, CNS के मेन पार्ट्स अपन ने पढ़ लिए थे। एक प्रॉब्लम आई अभी जो मैंने देखा लास्टली, एक तो प्रोटेक्टिव वाला था, तो प्रोटेक्टिव में स्कल और मेनिंजेस बता दिया था कल। अब एक और चीज़ आती है कि मसल्स के लेवल पे क्या होता है, मसल में ऐसा क्या है, मतलब अगर आप ICSE वाले हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मस्कुलर सिस्टम काइंड ऑफ समझा देते हैं हम यहाँ पे तुम लोगों को। ठीक है, तो अपन ने 9th स्टैंडर्ड में 3 टाइप के मसल्स पढ़े थे, है ना। एक तो था अपना नॉर्मल जो अपने स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स।
फिर एक आ गए थे अपने कार्डियक, जो अपने हार्ट में होते हैं। कार्डियक मसल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने 9th वाले लेक्चर्स में बहुत क्लियरली बताया। 50% ऑफ द टाइम ये रिलैक्स रहते हैं, 50% ऑफ द टाइम काम करते हैं, इसलिए कभी थकते नहीं है। जिस दिन ये थक जाते हैं उस दिन आदमी निकल लेता है, ठीक है। सिंपल। स्केलेटल मसल्स थक जाते हैं, तुम कोई भी गेम खेलो, तुम ज़्यादा एक्सरसाइज करो, तुम्हारे मसल्स सोर हो जाएंगे और ये थक जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा इनको काम करा रहे हो उतना तुम रिलैक्स नहीं कर सकते, ठीक है। वो ज़्यादा ही रहता है उससे जो आप काम कर रहे हैं। एंड फाइनली एक होते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स यूजुअली कहाँ मिलते हैं, अभी जो अपन ने डिस्कशन किया, जो मिड ब्रेन का मेन काम है, मिड ब्रेन का काम है जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना। आपका फूड का पेरिस्टालिसिस समझ में आता है, अगर मैंने उस चैप्टर में नहीं समझाया फिर से अगर बता देता हूँ अभी यहाँ पे, कि जो फूड होता है ना वो ऐसे एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक रिलैक्स करता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स कर लेगा, ऐसे करके नीचे लेके जाते हैं। इसको पेरिस्टालिसिस बोलते हैं, पूरा एलिमेंट्री कैनाल में चलता है ये। तो वो पेरिस्टालिसिस स्मूथ मसल्स का काम है। तुम्हारी हार्ट रेट, हार्ट बीट, ये हार्ट रेट तो नहीं ऑब्वियसली, हार्ट रेट तो कार्डियक मसल्स पे डिपेंड करेगा। तुम्हारा बाकी जितने भी बॉडी में चीज़ें हो रही हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स आ रहे हैं हल्के बहुत अगर कभी आ रहे हैं, या कोई और भी जो भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं अंदर जो भी बॉडी में, मेनली पूरे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं ये स्मूथ मसल्स, और ये इनवॉलंटरी होते हैं। तुम कंट्रोल करके सोच के उनको चेंज नहीं कर सकते उनकी मूवमेंट को, ठीक है। सिंपल एज दैट, स्मूथ मसल्स हो गए। अब जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो उनमें स्ट्राइशंस होते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा ये ऐसा स्केलेटल मसल का फाइबर बनाओगे तो उसमें ऐसे 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 स्ट्राइशंस हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होती, ये लाइंस होती हैं। अब इसी को अगर अपन थोड़ा सा जूम करके देखें, ठीक है, जूम करके देखें तो दो तरह के फाइबर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक एक्टिन होता है और एक म्योसिन होता है, ठीक है। तो म्योसिन ऐसे 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 होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आर्म्स निकले हुए होते हैं म्योसिन में। ये 11th का टॉपिक है एक्चुअली, हाँ 11th का ही टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत तुम लोगों को समझा देते हैं। कई बार ना एक्टिन म्योसिन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो दिख रहा है तुमको बीच में, ये म्योसिन है और इनके साइड में ये ऐसे फाइबर्स होते हैं एक्टिन के, ठीक है। ये एक्टिन है, एक्टिन बड़ा लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। एक्टिन, एक्शन से याद रखना एक्टिन। और ये जो है म्योसिन है, ठीक है। म्यो मतलब म्यो कई बार तुम लोगों ने कोई गोली खाई होगी जिसका नाम होगा म्योस्पास, ठीक है। या ऐसे मसल रिलैक्सेशन गोलियाँ जो होती हैं वो म्यो करके स्टार्ट होती हैं यूजुअली, ठीक है, जो भी मेडिसिन मसल रिलैक्सेशन पे होती हैं। तो ये एक्टिन है, एक्टिन दूसरे कलर से बना देते हैं ताकि म्योसिन और एक्टिन को डिफ्रेंशिएट कर सको। ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, यहाँ एक और एक्टिन है, इस साइड भी एक्टिन होंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, और ये अपन ने ये बनाया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, ये मसल है और ये अपना एक्सॉन का एंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है थ्रू दी हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, भूलना नहीं है, ये सब याद रखना है, न्यूरोट्रांसमीटर, तो इसके अंदर आता है, ठीक है, इसके अंदर आया। फिर यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसमें जाता है मसल में। तो ये क्या होता है, जो म्योसिन्स होते हैं ना, ये ऐसे हेड्स होते हैं, ये एक्टिन पे बाइंड करते हैं और उसको यूँ खींच लेते हैं, यूँ खींच लेते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों को खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पास आ जाएंगे। तो फाइनली कैसे दिखने लगेंगे, ऐसे दिखने लगेंगे। ये एक्टिन इनिशियली कैसे दिख रहे थे, ऐसे थे, बीच में गैप था, ठीक है। अभी म्योसिन मिटा रहे हैं लेकिन याद रखना एक्टिन और म्योसिन बीच में इनिशियली कैसे थे, बीच में गैप था। ये गैप एक तरह से क्या बन रहा था, ये स्ट्राइशंस बन रहे थे, ठीक है। तो ये स्ट्राइशंस बन रहे थे, तो अलग अलग तरह के स्ट्राइशंस आते हैं ऐसे, और बीच बीच में ये स्ट्राइशंस गायब भी होते रहते हैं, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मसल, ठीक है। तो मसल का काम क्या है, मेनली कॉन्ट्रैक्शन ही तो होता है मसल का काम। और दूसरा काम क्या होता है उसका, एक होता है एगोनिस्ट, मतलब जो साथ वाला होता है, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका एंटागोनिस्ट जो मसल है वो रिलैक्स करता है। जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये अपने आप रिलैक्स कर जाएगा। तो यही सब होता है। तो ये थोड़ा सा हमने एक्टिन और म्योसिन बता दिया तुम लोगों को। वैसे ही 11th का टॉपिक है, तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया ताकि अगर इफ एट ऑल तुम लोग 11th में बायो लेते हो तो तुम्हें ये सब थोड़ा थोड़ा सा पता हुआ होगा, ठीक है। अपन 11th भी पढ़ाएंगे, अभी अपन 9-10 पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अपन 11th-12th भी पढ़ाएंगे। तो तुम ही लोग जब 11th-12th में आ जाओगे शायद तब शुरू करते हैं। अभी तो तुम लोग 10th में हो, जब 11th में आ जाओ तो बता देना कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे लिए 11th की वीडियोस भी बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक फाइनल अपना ओवरव्यू ख़त्म CNS के ऊपर। अभी तक जो पढ़ा है दैट इज़ फिनिश। अब आ जाएगा कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक। तो कोऑर्डिनेशन मेनली दो तरह से होता है, एक प्लांट्स में होता है
और एक एनिमल्स में होता है। ठीक है, अपन में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो तरह से हो रहा है मेनली, एक तो अपना सीएनएस कर ही रहा है पूरा पूरा, और दूसरा अपने एक हार्मोन्स भी करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हार्मोन्स पर डिपेंड होता है। हालांकि हार्मोन खुद कंट्रोल्ड बाय सीएनएस ही है कि कब कितना रिलीज करना है, वो सब अपना माइंड ही डिसाइड करता है फाइनली। बट अभी अपन को ये देखना है कि प्लांट्स में क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्लांट्स में सबसे पहले इन लोगों ने एग्जांपल दिया मिमोसा इंडिका। ठीक है, ये नेम्स होते हैं, लैटिन में होते हैं ये नेम्स। नाइन्थ में बताया था, फर्स्ट नेम के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है वो जेनस होता है, और सेकंड नाम जो होता है वो स्पीशीज़ होता है। तो मिमोसा हो गया जेनस और इंडिका हो गया स्पीशीज़। ठीक है, तो मिमोसा इंडिका, जिसको आप नॉर्मली टच मी नॉट या छुई मुई बोलते हैं, है ना, कई बार अपन बोलते हैं ना अरे छुई मुई मत बनो, तो दैट इज़ व्हाट दे आर रेफरिंग टू। तो उसमें क्या होता है कि इट्स अ प्लांट जो कि थिग्मो रिसेप्टिव है, मतलब थिग्मोट्रोपिज्म दिखाता है। थिग्मो मतलब टच। ठीक है, इसको याद कर लो, थिग्मो मतलब टच। तो उसमें यह है कि अगर जैसे ही उसको टच करते हैं तो उसकी लीव्स पूरी श्रिंक हो जाती हैं, ब्रांचेस श्रिंक हो जाती हैं और इससे नीचे गिर जाती हैं। उसका वीडियो अपन डाल सकते हैं या तुम लोग खुद भी देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, क्यों मैं इतनी मेहनत करूं फालतू। ठीक है, मिमोसा इंडिका डाल देना, 50 वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हारे, कई लोगों के घर में भी होगा वो। तो थिग्मोट्रोपिज्म शो करता है। थिग्मोट्रोपिज्म मतलब टच के ऊपर रिस्पॉन्स देता है, ट्रोपिज्म मतलब रिस्पॉन्स देना, थिग्मोट्रोपिज्म शो करता है। ठीक है, तो ये अकेला एक ऐसा थिग्मोट्रोपिज्म अकेली एक ऐसी चीज़ है जो कि इमीडिएट दिख जाती है, आपने टच करा फौरन दिख गई। ठीक है, प्लांट्स में थोड़ा सा इसको इमेजिन करके चलना, प्लांट्स का ऊपर का थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है ये। प्लांट्स के अंदर एज सच अपन ने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कि सीएनएस टाइप का हो, ब्रेन टाइप का। प्लांट के पास कोई ब्रेन टाइप की चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो उसके मेन काम क्या होते हैं, प्लांट का मेन क्या है, उसको ग्रोथ करना है। ठीक है, ऐसे हाइट में भी बढ़ना है, गर्थ में भी बढ़ना है। फर्स्टली एक तो उसको ये काम करना ही है। दूसरा, उसके अंदर बहुत सारे टाइप के हार्मोन और ये सब चलते रहेंगे, जिससे उसको क्या होगा, फ्रूट कर सके अपने आप को, अपनी सीड्स कर सके और इवेंचुअली अपने ऑफस्प्रिंग बना सके। एवरीथिंग ऑन अर्थ उसका काम ही यही है कि वो अपनी ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट करके इस दुनिया से निकल ले। और अगर ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट नहीं करेगा कोई भी चीज़, मान लो किसी स्पीशीज़ की एक या दो प्रोजेनी ही आई, उसके बाद नहीं आई, तो अपन उसको पहचानेंगे भी नहीं। ठीक है, अपन एज ह्यूमंस क्यों एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि अपन 8 बिलियन लोग हो गए हैं अर्थ पे। अगर 10 ह्यूमंस होते तो शायद कोई किसी को पहचानता भी नहीं, मतलब कोई किसी को जानता भी नहीं, वो 10 की 10 करते और निकल जाते, रिप्रोड्यूस नहीं करते, प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ती, तो कोई नाम निशान ही नहीं होता। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो इवोल्यूशन में सही से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ये अगले चैप्टर का बेसिस बनेगा अपना। लेकिन अभी तो अपन आ गए हैं वापस किस पे, प्लांट्स पे आ गए। तो थिग्मो रिसेप्शन दिखा रहा है। फिर अपन ने हमेशा देखा है सनफ्लावर को, देखा है कई लोगों का, अगर मिशनरी स्कूल्स में पढ़े हैं तो वो गाना भी याद होगा, लाइक अ सनफ्लावर दैट फॉलोड एवरी मूवमेंट ऑफ द सन। ठीक है, तो सनफ्लावर का काम क्या होता है, ऐसा 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 ऐसा, बहुत ही घटिया सनफ्लावर है लेकिन इमेजिन कर लेना। तो ये सनफ्लावर का काम क्या होता है कि जैसे जैसे सूरज जहाँ जहाँ जाता है, इनिशियली ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूबता है, तो ये जो सनफ्लावर है ये अपना फेस उसकी तरफ 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 कर दे जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड कर रहा है। सारे प्लांट्स के जो ऊपर का शूट होता है, दो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, शूट और उसके नीचे ज़मीन के नीचे रूट। तो शूट जो होता है वो सब प्लांट्स का फोटोट्रोपिज्म शो करता है। जिस साइड सनलाइट होगी उस साइड ग्रोथ करने लगेगा वो। इसका एक एग्जांपल एक्टिविटी उन्होंने ऐसी दी है कि प्लांट के पॉट को लो और टेढ़ा कर दो। ठीक है, और उसके रूट्स यहाँ से निकाल दो, तो प्लांट का जो शूट होगा ना वो रादर देन ग्रोइंग लाइक दिस ऐसे ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, सनलाइट की तरफ जा रहा है और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म मतलब, जियो मतलब समझ ही जाओगे तुम लोग, जियो मतलब अर्थ और ट्रोपिज्म मतलब अर्थ की तरफ उगना। तो जो रूट्स होते हैं वो जियोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, जो रूट्स हैं वो जियोट्रोपिक हैं और जो शूट है अपना वो नेगेटिवली जियोट्रोपिक है, मतलब ऊपर जा रहा है। और दूसरी चीज़ उसमें एक और क्या होती है, फोटोट्रोपिक भी होता है क्योंकि सनलाइट की तरफ ही जाता है वो। ठीक है, तो ये इतना ही था। थिग्मोट्रोपिज्म हमने आपको बता दिया, फोटोट्रोपिज्म बता दिया। रूट्स के साथ एक और चीज़ होती है, रूट्स हमेशा किसकी तरफ जाना चाहेंगे, एक तो वो ज़मीन की तरफ जाना चाहेंगी, दूसरा क्या होता है, रूट्स पानी की तरफ भी जाना चाहेंगे। तो पानी के जाने को क्या बोल देंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म बोल देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं
जो प्लांट का मूवमेंट या ग्रोथ दिखा रहे हैं, ये सब तुम लोग थोड़ा थोड़ा सा याद करना। एक फोटोट्रॉपिज्म हो गया, एक जियोट्रॉपिज्म हो गया, एक हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया, ठीक है, एक थिग्मोट्रॉपिज्म अपन ने मोमोसा इंडिका में पढ़ ही लिया था। एंड फाइनली एक और चीज़ होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। कीमोट्रॉपिज्म अगेन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीमोट्रॉपिज्म आगे का कॉन्सेप्ट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आएगा, खुश मत हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कीमोट्रॉपिज्म क्या करेगा, पोलन ट्यूब जो होता है, जो मेल पोलन ट्यूब होता है, वो फीमेल तक जो मतलब होता फीमेल में है, पर वो पोलन ट्यूब जो बनता है फीमेल ओवरी में, वो वहाँ से ओवरी के अंदर तक पहुँचने के लिए कीमोट्रॉपिज्म को यूज़ करता है। उसमें केमिकल्स होते हैं जो उसको अट्रैक्ट करते हैं कि तुम यहाँ पे आके छूट जाओ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अगले चैप्टर में आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है तुम लोगों के लाइफ लॉन्ग के ना, सेक्सुअल एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक किया नहीं है, और अगले चैप्टर के लिए बी रेडी, बहुत मज़े आने वाले हैं उस चैप्टर में फॉर श्योर। तो ये अपना ख़त्म हो गया, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, ये सब शो करता है। अब इन सब चीज़ों को देखोगे, थिग्मोट्रॉपिज्म को छोड़ दो, सनफ्लावर को छोड़ दो, बाकी जितने भी प्रोसेस हैं वो कितने स्लोली चल रहे हैं। ग्रेजुअली आपका प्लांट ग्रो करेगा, फिर लाइट की तरफ ग्रो करेगा, फिर रूट स्लोली पानी की तरफ ग्रो करेगा, स्लोली जियोट्रॉपिक होगा, ये इसमें दिनों महीनों लग जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा अपने जैसा नहीं है कि अपन ने यूँ हाथ टच किया किसी हॉट चीज़ पे और न्यू हटा लिया, ये हटा लिया, ये इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं, इसका बहुत स्लो रिस्पॉन्स है। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं, जितने भी आपको ये रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं, जो कि मेनली ग्रोथ एंड ऑल पे डिपेंडेंट हैं, ये प्लांट में एज सच कोई CNS नहीं कर रहा, ये पूरे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं जो कि हार्मोन्स डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। हार्मोन्स डिसाइड कर रहे हैं। अब प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स, हालांकि एज सच तो मैं NCERT में दिया नहीं है प्लांट हार्मोन्स, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है बस उनके बारे में, ठीक है। तो 1 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर प्लांट हार्मोन्स शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेनली तुम लोगों को जो प्लांट हार्मोन्स पढ़ना है वो कुछ इस तरह से हैं, दूसरे पेन से बनाते हैं अपन लोग, ठीक है। एक हो गया ऑक्सिन, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इसको याद कर लो, आज के आज ही याद होना चाहिए ऑक्सिन। एक हो गया साइटोकाइनिन, ठीक है। फिर एक हो गया जिब्रेलिक एसिड, स्पेलिंग शायद से गलत हो गई, जिब्रेलिक, एक ही जिब भी आएगा, जिब्रेलिक एसिड। और लास्टली एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इन लोगों का थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या चीज़ क्या कर रही है, ठीक है। तो देखो, मेन अपना 2 तरह का ग्रोथ होता है प्लांट में, एक जो उसका शूट ऊपर ग्रो कर रहा है और एक उसका रूट नीचे ग्रो कर रहा है। ये कौन कराएगा, इसको याद कर लो, प्लांट शूट प्लस रूट की ग्रोथ कौन कराएगा, ऑक्सिन कराएगा, ठीक है। ये याद कर लो, बिल्कुल सिंपल, ये हमेशा के लिए याद होना चाहिए। जो भी ग्रोथ हो रही है इधर और इधर, वो कौन करा रहा है, ऑक्सिन करा रहा है। ऑक्सिन सिर्फ मतलब ये अपन ने मेरिस्टम्स पढ़ी थी पिछले 9th में, तो 2-3 तरह की मेरिस्टम्स होती हैं। एक तो ये एपिकल मेरिस्टम हो जाती है, ठीक है। फिर एक होती है इंटर कैलोरी मेरिस्टम, 2 कैलोरीज के बीच में, जहाँ से और प्लांट की गर्थ बढ़ती है। और एक लैटरल मेरिस्टम होती है जो प्लांट की इसको बढ़ाता है, लैटरल गर्थ को बढ़ाता है। तो ये सारी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या है, ऑक्सिन है। ये सारी ग्रोथ जो है वो किसके उसमें है, ऑक्सिन भी है और थोड़ा बहुत जिब्रेलिक एसिड भी है, ठीक है। दोनों चीज़ें करते हैं ये लोग। जिब्रेलिक एसिड तुम्हारी NCERT में दिया नहीं है, ये एक्स्ट्रा बताया है हमने तुम्हें, इसको GA के नाम से याद कर लो, ठीक है। मेनली ये फ्रूटिंग में काम आता है, ये यहीं पे याद करके ख़त्म कर दो। फ्रूटिंग में जिब्रेलिक एसिड काम आता है। कई बार जब फ्रूट्स नहीं आ रहे होते तो जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर देते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो वो फ्रूट करने लगते हैं, ठीक है। फार्मर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड होता है साइटोकाइनिन, सेल ग्रोथ जितनी भी हो रही है, फ्लावर का साइज़ बढ़ना, फ्रूट का साइज़ बढ़ना, तुम्हारे जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं प्लांट में, अगर जैसे तुमने प्लांट की कटिंग छटिंग कर दी तो उसको वापस रीग्रो कराना जल्दी से, ये सब काम किसका है, साइटोकाइनिन का है, ठीक है। तो एक तो इसके रीग्रोथ का काम है, रीग्रोथ जो काट दिया तुमने उसको वापस उगाना और ज़्यादा बुशी बनाना।
तुम अगर ये एपिकल मेरिस्टम काटोगे तो लेटरल मेरिस्टम, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम्स और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो अगर तुम ऊपर से प्लांट को काटोगे तो वो ऐसे में बढ़ता है, ठीक है। यही होता है बुश बनाने का कॉन्सेप्ट। बुशेज ऐसे ही बनाए जाते हैं, ऊपर ऊपर से उसको छाटते जाते हैं तो वो घना होता जाता है, ठीक है। और उसको एज अ हेज यूज़ करने लगते हैं, मतलब अपने घर में अपनी बाउंड्री वॉल बना लेते हैं उससे। तो ये रीग्रोथ में करता है और सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। सेल बड़ा करेगा तो प्लांट भी जल्दी जल्दी बड़ा होगा, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। फाइनली ऑक्सिन का तुमको काम बिल्कुल याद हो गया, पूरी सेल ग्रोथ जो हो रही है, शूट, रूट, बाहर के मेरिस्टम, सबको ऑक्सिन दे रहा है। साइटोकाइनिन रीग्रोथ, सॉरी कॉल आ गया था और उसमें मैंने हटा भी दिया था, मुझे पता भी नहीं चला कब वो चलना बंद हो गई थी वीडियो। खैर, तो अपन जिब्रेलिक एसिड पे थे। साइटोकाइनिन मेनली रीग्रोथ करा रहे हैं और लैटरल पार्ट ऑफ प्लांट को बुशी करा रहे हैं। ऊपर से काटोगे बुशी होंगे। हेजेस ऐसी बनती हैं, हमने बताया था। हेजेस जो आप बनाते हो अपनी बाउंड्री वॉल पे, अच्छे अच्छे बुशी प्लांट्स लगाओ, उनको ऊपर से प्रून करते रहो। प्रून को कटिंग शटिंग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। प्रूनिंग करोगे अच्छे से तो वो ऐसे ग्रो करेंगे, लैटरल उनका अच्छा ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिक एसिड हो गया। जिब्रेलिक एसिड मेनली फ्रूटिंग में हेल्प करता है आपको। जब भी कोई प्लांट फ्रूट नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड हार्मोन का छिड़काव कर दो एंड इट विल स्टार्ट फ्रूटिंग, ठीक है। फाइनली आए एब्सिसिक एसिड पे, तो ये एक अकेला हार्मोन है मेनली जो ग्रोथ को सप्रेस करता है, ठीक है। ये काइंड ऑफ थोड़ा सा आश्चर्यजनक चीज़ हो जाती है, ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है, ऐसे क्या क्या काम होगा भैया इसका, ग्रोथ को सप्रेस करना क्यों ज़रूरी है। तो इमेजिन क्यों ग्रोथ को सप्रेस करना होगा, किस पार्ट ऑफ लाइफ में ग्रोथ को सप्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी तुम लोगों ने कुछ ने गैस कर लिया होगा, जो लोगों ने गैस कर लिया उसको कमेंट्स में बता दो। मेन एब्सिसिक एसिड इज यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग द सीड, ठीक है। प्लांट कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस को कैसे सर्वाइव करता है, देखो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आई, प्लांट ने अपनी सीड्स वहाँ पे छोड़ी और मर गया, ठीक है। सीड्स वहाँ पड़ी हैं, सीड्स के अंदर क्या है, एब्सिसिक एसिड है जो उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर रहे हैं, वो उसको उगने नहीं दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर जब बारिश आएगी तो अगेन इट विल ग्रो, उस वही सीड वहाँ से हो जाएगी। आपने कई बार देखा होगा पार्थेनियम या गाजर घास पूरे के पूरे ग्राउंड्स में दिखती है जब बारिश होती है, तो उसकी सीड्स लाइफ लॉन्ग वहाँ पड़ी रहती हैं, पूरे साल भर वहाँ पड़ी रहती हैं। जैसे ही बारिश आके उस पर टच होती है तो यह एब्सिसिक एसिड खत्म हो जाता है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन वहाँ से रिलीज होके और सीड ग्रोथ करा देता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, मेनली ये 4 हार्मोन्स थे, ऑर्गन नहीं हार्मोन्स थे, ऑक्सिन साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो CAGA या किसी भी तरह से याद कर लो, ACGA कर लो या AACG कर लो, जैसे दिल चाहे। इनको 4 हार्मोन्स को याद करना है, चारों के फंक्शन यहाँ पे बता दिए, दिस इज इट। एनिमल का कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स बोल रहा हूँ, ये भी मैंने काट के नया लिख दिया था। प्लांट हार्मोन्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स ख़त्म, यहाँ पे 4 तरह के हार्मोन थे, तुम लोगों को सिखा दिया, इससे ज़्यादा तुम्हारे काम का नहीं है और ये तुम्हारे नेक्स्ट ईयर में काम आने वाला है। तो 1 मिनट का ब्रेक ले लो, अब एनिमल हार्मोन स्टार्ट करते हैं। अगेन 30-40 सेकेंड्स ज्ञान की बात, नहीं सुनना तो आगे कर दो और सुनना है तो सुनते रहो। इस चैनल का नाम हमने डिसाइड किया था बायोलॉजी अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड इसलिए कि बायोलॉजी में बहुत से टॉपिक्स होते हैं जो कि सोशल स्टिग्मा की वजह से लोग अच्छे से पढ़ाते नहीं है, बीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बीट हार्मोन्स, बीट कुछ भी। आई एम गोइंग टू कीप एवरीथिंग अनफिल्टर्ड। मेरे जोक्स भी उस पर होंगे, डार्क जोक्स भी मारेंगे अपन, ठीक है। यू आर गोइंग टू एंजॉय ईच एंड एवरी लेक्चर ऑफ माइन। बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अपना इमेजिनेटिव पावर ओपन रखो। 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो को मत देखो, 20 मिनट देखो, छोटा सा ब्रेक लो, फिर अगले 20 मिनट देखो, फिर छोटा सा ब्रेक लो। नॉट ओनली बायोलॉजी ऑफ 9th and 10th, आपको लाइफ लॉन्ग जो बायोलॉजी काम आएगी, आपकी डेली प्रैक्टिस में जो लाइफ में आपको बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी एज अ डॉक्टर, वो सब भी मैं आपको साथ में सिखाता चलूँगा। ये एज अ डॉक्टर मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए, एंड थ्रू दीज वीडियोज़ आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपने कोई भी डाउट आड़े टेढ़े वो सब आप पूछ सकते हैं, कभी कोई चीज़ बुरी नहीं मानी जाएगी। जितने मैक्सिमम कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर पाऊंगा मैं करूंगा उन कमेंट्स को रिप्लाई, ठीक है। आपका काम ये है कि आप इसको 20-25 मिनट रोज़ पढ़ें, रोज़ एज इन 20-25 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 20-25 मिनट पढ़ा, ठीक है। और 10 मिनट के ब्रेक में कुछ खास नहीं करना अभी, क्योंकि आप बिल्कुल पास स्क्रीन के बैठे हुए पढ़ते रहोगे, तो फिर आपको कहीं दूर देख लेना है 10 मिनट। फॉर एग्जाम्पल बैल्कनी में गए, बाहर थोड़ा बहुत देखा, वापस आए, पढ़ाई शुरू कर दी। एंड दिन में 1 घंटे से 2 घंटा
फिजिकल एक्टिविटी को देना ही है। उस टाइम पे इंटरनेट से कट ऑफ रहना है और फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। कुछ भी गेम हो सकता है, कोई सा भी गेम खेलो, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, सोशलाइज करो उस पीरियड में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नहीं सुनना चाह रहे थे और फिर भी सुन लिया, फंस गए तुम लोग, ठीक है। अब आ गए अपन फाइनली एनिमल हार्मोन्स पे। तो एनिमल हार्मोन्स जो एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है वो इस तरह से किया है कि जब कभी भी आपके साथ कोई इमरजेंसी होती है तो आपके साथ क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहला हार्मोन जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है एड्री, ठीक है। रीनल का मतलब क्या होता है, अभी तक शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। रीनल मतलब किडनी, किडनी से रिलेटेड जो भी होगा वो रीनल होता है ना, अपना पूरा रीनल सिस्टम होता है। और एड मतलब अबव या उसके ऊपर, ठीक है। तो एड्रीनल का मतलब क्या हो गया, एड्रीनलिन हार्मोन है, ठीक है। पहला हार्मोन अपना एड्रीनलिन है। ये हार्मोन लाइफ लॉन्ग टीचर समझाते रहते हैं, ज़रा घंटा समझ में नहीं आता किसी भी स्टूडेंट के, ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल दूंगा, हमेशा के लिए एड्रेनलिन हार्मोन याद हो जाएगा, क्योंकि याद करना ही नहीं है। बेसिक जो आपकी लाइफ में रोज़ होता है, रोज़ नहीं होता, कभी कभी होता है, वो सिखा देंगे और वही एड्रेनलिन का काम होता है, ठीक है। तो पहले तो अपन इसके अभी जो वर्ड है एड्रीनल, इसको अभी तोड़ के समझा रहे हैं। एड मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी के ऊपर। तो जो अपनी किडनी होती हैं उनके ऊपर एक ऐसा तिकोना सा ग्लैंड होता है, उसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ग्लैंड का क्या काम होता है, हार्मोन सिक्रीट करना। सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं किसी ना किसी ग्लैंड से, ये समझ लो, ठीक है। हार्मोन्स का सिक्रीशन कैसे होता है, किसी ना किसी ग्लैंड से होता है, ठीक है। और ग्लैंड क्या होता है, ये अगर पढ़ना है तो चले जाओ टिश्यूज वाले चैप्टर में 9th के, और वहाँ जाके ग्लैंड समझ लो, ठीक है। यूजुअली क्यूबॉइडल एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से ग्लैंड्स बनते हैं। और क्या होते हैं, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये अभी यहीं पे समझा के ख़त्म करते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये स्टूडेंट्स के लिए। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जो एक्सो मतलब आउट और एंडो मतलब इन, ठीक है। ऐसे जो भी हार्मोन्स हैं जो बॉडी के अंदर चल रहे हैं। अब पहले अंदर और बाहर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके लिए अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से 9th के लेवल पे जाना पड़ेगा। तो 9th में अपन ने पढ़ा था कि अपनी बॉडी मेनली 3 तरह की चीज़ों से बनी होती है। एक अंदर एंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म, ठीक है, इसको एम लिख रहे हैं हम मीजोडर्म को, और बाहर एक्टोडर्म। अगर ये नहीं याद है तो एक बार जाके ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। भी अंदर एंडोडर्म, ऐसे 3 लेयर की बॉडी बनी है अपनी, और इधर ही और 3 लेयर्स हैं, ऐसे पूरी बॉडी बनी है। ये मेरी बॉडी है, ठीक है। तो एंडोडर्म क्या हो गया, पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था गट पूरा एंडोडर्म का बना हुआ है, ठीक है। गट के अंदर की जो पूरी कैविटी है, मतलब माउथ से लेके एनल कैनाल तक, ये एक सिंगल कैविटी चल रही है बीच में, ये सिंगल कैविटी जिसको सीलोम बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक इमेजिन कर लो, एक इमेजिन करने के लिए, अभी हो सकता है तुम लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन विद टाइम की चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अपन पढ़ बहुत छोटी सी चीज़ रहे हैं, एड्रीनल ग्लैंड। मैं बता सकता हूँ एड्रीनल ग्लैंड एक एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन टाइप का ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन का। और मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँ, समझ में ही नहीं आए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भाड़ में जाए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश कर ले यार समझने की, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अपना जो, जैसे बॉडी को मान लो, हमारे बॉडी को मान लो, ठीक है, हमारे बॉडी को मान लो एक पेन, नॉर्मल पेन, जेल पेन जो होता है, ठीक है। अपना बॉडी एक जेल पेन है। जेल पेन का जो बाहर का पार्ट है, ठीक है, जेल पेन का जो बाहर का पार्ट है, वो जो एक खांचा होता है उसके अंदर रिफिल होती है, ठीक है। रिफिल के अंदर इंक भरी होती है, उस इंक को पूरा निकाल के अलग फेंक दो। एक अंदर रिफिल डली हुई है, खाली, बिल्कुल खोखली, ऊपर से निब भी हटा दी उस रिफिल की, और ये अपना पेन है। और इसके बीच में अपन ने कपड़ा भर दिया रिफिल के आसपास, ठीक है। रिफिल के आसपास कपड़ा भर दिया, इस तरह से समझ लो, ठीक है। रिफिल के आसपास कपड़ा भर दिया, तो अब क्या हुआ कि ये पेन है, ठीक है। पेन के अंदर एक रिफिल है, रिफिल और पेन के बीच में पूरा कपड़ा भरा हुआ है, वो क्या हो गया, मीजोडर्म हो गया, ठीक है। और जो रिफिल के अंदर की कैविटी है वो क्या हो गया, सीलोम हो गया, ठीक है। वो सीलोम क्या है अपने, वो कैविटी क्या है,
माउथ से लेके एनल कैनाल तक वो पूरी कैविटी है, खाली खोखली कैविटी चल रही है, जो कि पहले ईसोफेगस में गई, फिर स्टमक में गई, फिर इंटेस्टाइन्स में गई और इंटेस्टाइन्स होके रेक्टम से होते हुए एनस से बाहर आ गई। तो ये पूरी कैविटी है। तो ये जो है ना तीनों लेयर, ये है एंडो, इसके अंदर है जो भी है, इसके बाहर जो भी जाएगा वो एक्सो, और जो इवन जो कैविटी में अंदर डलेगा वो भी इसके तो बाहर ही है, इस पेन के तो बाहर ही है वो, हालांकि देखोगे तो अंदर है, लेकिन वैसे तो बॉडी का जो एक लेयर है, ये ऐसा सर्कुलर जो लेयर है, इस लेयर के तो बाहर ही है ना वो जगह, तो वो भी एक्सो, जो इधर डाले वो भी एक्सो और जो इधर डाले वो भी एक्सो। ठीक है, तो अभी ये समझ में आ गया अपन को एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन क्या होंगे, जो अंदर ही चलेंगे, जो इस पीरियड इसके अंदर ही चलेंगे। मेसोडर्म से अपना पूरा मसल्स, पूरी हड्डियाँ ये सब बनी हुई हैं, तो जो इन्हीं सब के अंदर अंदर चले वो वाले हार्मोन्स हो जाएंगे एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसे हो जाएंगे, जो या तो इस कैविटी में डालें, ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है जो इस कैविटी में डाल रहा होता है, कौन सा ग्लैंड होता है, सोचो, जो इस कैविटी में डाल रहा है अपने हार्मोन्स को, यूजुअली होता है कौन सा, पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज क्या करता है, सारे एंजाइम्स कहाँ डालता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो एंजाइम डाल रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्सोक्राइन हो गया। ठीक है, बाहर फेंक रहा है, ठीक है, उस बॉडी के बाहर फेंक रहा है। और एंडोक्राइन क्या हो गया, जो इसी के अंदर चल रहे हैं, जैसे अपना ये एड्रिनल ग्लैंड हो गया या कोई और सा ग्लैंड हो गया, जो ब्लड के थ्रू सीधा अंदर ही अंदर बॉडी में चल रहा है, उसको कैविटी में या फिर बॉडी के बाहर नहीं फेंकने की ज़रूरत, उसको एंडोक्राइन बोलते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए ये समझ में आ गया, तुम लोगों को जितना समझना था समझ लो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ठीक है, ये वैसे भी बड़ा टॉपिक है और बात का टॉपिक है। तो खैर अपन एड्रिनल ग्लैंड पे थे और एड्रिनलिन हार्मोन पे थे। ठीक है, 2 मिनट के लिए सब भूल जाओ, वो जो पढ़ा है वो सिर्फ एक बेसिक तुम्हें नॉलेज के लिए था। अब आ गए वापस एनिमल हार्मोन पे। पहला हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन, याद करने के लिए बता दिया, रीनल के ऊपर होगा, ये अपनी किडनी है। ठीक है, ये अपनी किडनी है, ये उसका यूरेटर, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। ठीक है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा पिछले चैप्टर चले जाओ, 10th वाला देख के आओ जल्दी से, 10 मिनट का रिवीजन भी डाला है वो देख लो और फिर आ जाओ यहाँ पे वापस। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन का काम क्या होता है अब बात करते हैं। जो कभी कुत्ता पीछे लपका है आप लोगों के, एक रैबिड डॉग, रैपिड नहीं, रैबिड रेबीज वाला डॉग अगर आपके पीछे लगा कभी लाइफ में, तो जो आपके साथ हुआ है वही एड्रिनलिन का काम है। ठीक है, क्या क्या होता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मतलब डायलिसिस हो गया आंखों का कि पूरा एरिया ज़्यादा दिखने लगे तुम्हें। ठीक है, दूसरा तुम्हारे हाथ पैरों में ब्लड का रश होता है बहुत ज़्यादा, अभी यहाँ से ब्लड हट के हाथ पैरों में आया भागने के लिए। ठीक है, या तो भागने के लिए या अब आ ही गया तो उससे लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसको इसलिए 3F हार्मोन भी बोलते हैं। या तो फियर होता है, जब फियर में आपको हो रहा होता है, या फाइट होता है, और या लास्ट ऑप्शन क्या होता है, फ्लाइट, मतलब भाग जाना। ठीक है, डर लगे तो लड़ना है और लड़के नहीं जीत पा रहे तो भाग जाना है। ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों का सीधा डर के बाद भागना ही होता है और कुछ लोगों का तो डर भी नहीं लगता, सीधे भागते हैं। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, पर वैसे कैसे चलना है, डर लगे तो लड़ना है सबसे पहले, लड़ नहीं पाओ तो भाग जाओ वहाँ से। ठीक है, तो 3Fs बताए होते हैं एड्रिनल हार्मोन। जब भी एड्रिनलिन हार्मोन के बारे में पूछा जाए क्या होता है, सिर्फ ये इमेजिन करो कि जब मेरे पीछे कुत्ता लपकेगा तो मुझे क्या होगा, जब मेरे पीछे कुत्ता भागेगा तो हाउ विल आई रिस्पॉन्ड, मेरी आंखों के डायलेशन हो जाएगा, मेरे ब्लड पूरे हाथ पैरों में रश करने लगेगा, मेरी हार्ट बीट टॉप पे होगी एकदम। मेरी नॉर्मल हार्ट बीट अगर 72 है तो अभी मेरी हार्ट बीट 150 पे चल रही होगी, इतनी तेज़, क्योंकि मुझे पता है मुझे भागना है, मुझे लड़ना है या लड़ना है भागना है, ये फियर तो रहता ही है, वो फियर तो अपनी तरह से रहता है अपने पास जो रहता है। और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं उस वक्त बॉडी में, जो भी तुम इमेजिन कर सकते हो वो सब किसका होता है, एड्रिनलिन हार्मोन का होता है। तो यहाँ तुम्हारा एड्रिनलिन हार्मोन खत्म। इतना इजी था एड्रिनलिन हार्मोन समझना। ठीक है, तो एक बेसिक एड्रिनलिन हार्मोन था। इसके बाद सेकंड हार्मोन आता है अपना थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है सेकंड, ब्लू से लिखते हैं ताकि तुम लोगों के लिए इजी रहे। थायराइड ग्लैंड पूरे बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है आपकी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जल्दी जल्दी खाना टूटना, जल्दी जल्दी
खाना टूटना, खाने से अपन को बॉडी में यूजेज होना खाने का, और उसके आगे बढ़ना, ये सब काहे पे डिपेंडेंट है? थायराइड ग्लैंड पे। जिसका थायराइड ज़्यादा तेज चलेगा वो पतला हड्डी रहेगा, कितना ही खाना खा ले पतला ही रहेगा, T3 T4 जिसमें ज़्यादा होगा। और जिसका थायराइड स्लो चलेगा वो कितना ही कम खाना खाए बेचारा मोटा ही रहेगा, क्योंकि उसका खाना स्लोली स्लोली चल रहा है, स्लोली स्लोली बॉडी में ही लग रहा है, जल्दी बर्न नहीं कर पा रहा खाने को, ठीक है। तो ऐसे आपने कई सारे पेशेंट देखे होंगे या घर में सुना होगा, अरे मुझे थायराइड की परेशानी है। यूजुअली थायराइड की परेशानी में क्या होता है, या तो हार्मोन ज़्यादा चल रहा होता है या तो हार्मोन कम चल रहा होता है। थायराइड का मेन काम क्या है? रट लो इसको, मेटाबॉलिज्म कराता है ये बॉडी के सारे। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएंगे तो आप मोटे हो जाओगे, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म आपके हाई हो जाएगा तो आप लीन थिन हो जाओगे, लीन थिन, ठीक है। सिंपल है, इतना ही काम है थायराइड का। कई बार क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है अपना यहाँ पे, ये जो अपना ट्रेकिया है, नरगटा है ना, इसके जस्ट आगे होता है, ऐसे बटरफ्लाई शेप में होता है, ठीक है, ऐसे शेप में होता है, ऐसे ऐसे बटरफ्लाई शेप में होता है। ये 2 विंग्स हैं, ठीक है, और ये बीच का इस्थमस बोलते हैं इसको, इस्थमस, इज्तिमा नहीं बोलते, इस्थमस, ठीक है, इस्थमस, इस्थमस बोलते हैं। और ये 2 उसके फ्लैप्स हैं, यहाँ से पूरा मेन थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट क्या करता है? T3 और T4 हार्मोन सिक्रीट करता है। अभी तुम लोग ये समझ लोगे ना तो तुम अब आराम से 9th पढ़ा है तुम लोगों ने अभी, है ना, लेकिन तुम लोग एक रिपोर्ट समझ सकते हो यूँ पढ़ के, कितने आप लेमेन हो ये रिपोर्ट समझ सकते हो। थायराइड ग्लैंड का T3 T4 का नॉर्मल वैल्यूज़ दी गई होती हैं उसमें, उससे ज़्यादा है तो मतलब पतले हड्डी और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म वाले होंगे, कम है तो ये है, ठीक है। समझ में आ गया? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक चीज़ और होती है, अगर ये ग्लैंड खराब हो जाए, इसमें T3 T4 किससे बनता है? मेनली T3 T4 आयोडीन से बनता है, ठीक है। तो अगर अपने दिमाग से कोई परेशानी हो, दिमाग इसको इंस्ट्रक्ट करता है, कंट्रोल अभी भी किसके पास है इसको सिक्रीट करने का या रोकने का? दिमाग के पास। तो ये क्या कर रहा है, दिमाग अगर इससे बोल रहा है कि नहीं तुम बनाए जाओ, अभी कम है, T3 T4 कम है, तुम तो बनाओ हार्मोन, तो यहाँ पे आयोडीन और हार्मोन बार बार इकट्ठा होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और ये फूल जाता है, ठीक है। ये फूल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इस बीमारी को? गोएटर, ठीक है, ये याद कर लो। अगर किसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे अपने हार्मोन्स इकट्ठा हो गए और आयोडीन की कमी की वजह से होता है ये, ठीक है। आयोडीन कम है, हार्मोन बने जा रहा है और आयोडीन आके उसमें लग नहीं रहा। आयोडीन जब आके लगता है तो ये T3 T4 एक्टिव होता है, ठीक है। आयोडीन जब उसमें लग नहीं रहा तो फिर क्या होता है, आयोडीन की कमी की वजह से यहाँ गोइटर हो जाता है। समझ में आया? ये अभी तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा जब भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमें इन भाई सब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी अपन ने पिछले ही पार्ट में पढ़ा था कि अपना जो मिड ब्रेन होता है, ऐसा अपना ब्रेन होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे मिड ब्रेन होता है और यहाँ पे हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है, ऐसा पढ़ा था। तो ये जो मिड ब्रेन होता है, यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड होता है, इसको रट लेना है बिल्कुल, ये मैं फिर से नहीं बताऊंगा, उसको बोलते हैं थर्ड वाला पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर मैं इसमें दिखाऊं, इसमें अगर आपको दिखाऊं तो ये जो फोसा दिख रहा है ना, इस फोसा, ये एक डिप्रेशन दिख रहा होगा, पास से देख लो जैसे भी दिख रहा हो तुमको, ये जो लगाया है इसमें भरा रहता है। इस जगह को बोलते हैं सेल्युलर टर्शिका। काम का नहीं है, 11th का कॉन्सेप्ट है वैसे तो ये, लेकिन याद कर लो, ठीक है, काम ही आएगा। तो सेल्युलर टर्शिका में ये पिट्यूटरी रहता है, ये पूरे बॉडी के हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस भी कर रहा होता है, और इसी के नीचे एक हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलामस, ठीक है, हाइपोथैलामस होता है, वो इसी को पूरा कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन सा हार्मोन कहाँ जाएगा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी के मेन हार्मोन्स यहीं से बनते हैं। तो इसमें एक सबसे कॉमन जो होता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब कोई भी हार्मोन होगा, या तो उसका एक्सेस हो सकता है या उसकी कमी हो सकती है, और नॉर्मल होगा तो अपन हो जाएंगे। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो लंबे लंबे लोग बन जाएंगे, आड़े टेढ़े से लंबे से 7-7, 8-8 फीट के लोग, ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव में बनने लगेगा। और यूजुअली कब होता है ऐसा, कोई भी हार्मोन ज़्यादा क्यों बनने लगे, वहाँ पे ट्यूमर हो जाए। ट्यूमर क्या होता है, पागल सेल जो बार बार डिवाइड कर रहा है, बार बार डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो बार बार डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ज़्यादा बनने लगेगा, कोई सा भी हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो उसका नुकसान क्या होगा, ठीक है।
समझ ही गए, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा तो टॉल टॉल लोग बनेंगे, और उसको कुछ बीमारी बोलते थे ना, एक्रोमेगेली बोलते हैं उसको, काम का नहीं है, बस जनरल उसके लिए बोल रहे हैं, एक्रोमेगेली हो जाएगी। और अगर आपके ये बचपन से ही कम है तो स्टंटेड ग्रोथ, छोटा रह जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ड्वार्फ बन गए, अभी छोटे छोटे हार्मोन रहे तो ड्वार्फ बन गए। उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें से मेन एक दो और हार्मोन बचते हैं, वो मेनली हमको पढ़ना तो नेक्स्ट चैप्टर में है, जो कि है अपना, कौन सा चैप्टर रहेगा नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत एक्साइटेड हो गए आप लोग ऑब्वियसली उसके लिए, लेकिन एज सच तुम लोगों को कुछ खास मज़ा बहुत आने वाला है, पर जिस वे में तुम लोग सोच रहे हो उसमें मज़ा नहीं आने वाला। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट अनफिल्टर्ड। ठीक है, इसीलिए अनफिल्टर्ड बोलते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है अपना। तो फोर्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है फाइनल अपने सेक्स हार्मोन्स। ओ सर ने सेक्स हार्मोन बोल दिया, कुछ नहीं होता, ज़िंदगी भर पढ़ना है। पेशेंट आपके सामने अगर आप डॉक्टर बनोगे तो नंगा ही आके बैठेगा और फुल बेगैरती सी दिखाएगा आपको हर चीज़, जो भी उसको परेशानी हो रही। ठीक है, तो सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, दो तरह के होते हैं, ऑब्वियसली दो तरह के ही होंगे, और दो ही सेक्स होते हैं। ठीक है, आजकल का कॉन्सेप्ट कुछ भी चल रहा हो, ऊपर वाले ने दो ही सेक्स बना के भेजे। ठीक है, मेल और फीमेल। अब आइडेंटिफाई कुछ भी करते रहो अपने आप को, बनाया ऊपर वाले ने दो ही है। ठीक है, शौक अपने कैसे भी पाल लो, ऊपर वाले ने तो यही बना के भेजा है तुम लोगों को। ठीक है, और तीसरा जो होता है यूनिक्स एंड ऑल, वो ऊपर वाला जो बना के ही देता है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो दूसरा तरह की चीज़ होती है। लेकिन बेसिकली आजकल जो हर कुछ चल रहा है, मेल अपने आप को फीमेल बोल देता है, अपने आप को एज अ कैमरा डिफाइन कर देता है, अपने आप को एज अ कुछ भी डिक्लेयर कर देता है, तो खैर नॉट माई कप ऑफ टी। खैर, तो मेल और फीमेल, ठीक है, दो तरह के हार्मोन्स। मेल में मेनली कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन, इसकी ज्यादती होगी तो एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ेगा, मसल ग्रोथ ज़्यादा होगी, बिना बात का बल्कि बॉडी दिखेगी। इसकी कमी होगी तो थोड़ा सा फीमेल वाले फीचर्स ज़्यादा आ जाएंगे, बॉडी पे कम हेयर होंगे, बातें थोड़ी इस टाइप से करेंगे। पर ऑब्वियसली ये सब सारे हार्मोन्स बढ़ाए या कम करे जा सकते हैं थ्रू डाइट एंड थ्रू एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग। फीमेल फाइनली ईस्ट्रोजन हार्मोन मेनली फीमेल्स का होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन में क्या क्या होता है, ये सब अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपने अभी पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकले, और भी तरह के TSH निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और भी तरह के बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, वो तुम्हारे काम के नहीं है, वो 11th में आता है। वैसोप्रेसिन हो गया, और भी तरह के हार्मोन्स हो गए जो कि पूरे बॉडी पे कंट्रोल करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये अपने मेनली हो गए। एक और टाइप का हार्मोन हो निकलता है अपना, पैनक्रियाज में से निकलते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, पैनक्रियाज में से भी हार्मोन निकलता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दो तरह के होते हैं, इंसुलिन, ये तो पता ही होगा सबको, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकागॉन क्या करता है, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। दिस इज इट। ये पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर ख़त्म। 10 मिनट का 15 मिनट का रिवीजन की कोशिश करेंगे, बड़ा चैप्टर है, रिवीजन 15 मिनट में करना नियर टू इम्पॉसिबल है, लेकिन आई विल ट्राई। तो दिस इज इट गाइस, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, और 20-20 मिनट ही करके पढ़ना है इस चैप्टर को, उससे ज़्यादा मत पढ़ना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। साइनिंग आउट।